गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा राठ इंटरनेशनल स्कूल बहरो दुगेड़ा से। आज हम कक्षा 6 के पाठ संख्या 5 व 6 का रिवीजन करने जा रहे हैं। हिंदी पाठ्यपुस्तक की पाठ संख्या 5 अक्षरों का महत्व और अगला पाठ चैप्टर 6 से जिसका नेम है पार नजर के। दोनों चैप्टर का रिवीजन वर्क हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व। अक्षरों का क्या महत्व है? अक्षरों की इम्पोर्टेंस क्यों है? अक्षरों से हमारे इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा है? अक्षरों से हमारा लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ है? इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें जो हमारा लेखन का कार्य है वो किस तरह से विकसित हुआ, पुस्तकों की स्थिति क्या हुई, पुस्तकें कैसे डेवलप हुई, पुस्तकों से हमारा नॉलेज जो है वो किस तरह से बढ़ा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर के बारे में रीड आउट करते हैं। अक्षरों की कहानी। कि अक्षरों की कहानी क्या है? अक्षरों की कहानी के विषय में आप क्या समझते हो? कि अक्षरों की कहानी वो है कि अक्षर कब से स्टार्ट हुए, अक्षरों का क्या महत्व है, अक्षरों से क्या चीज़ें बनी, अक्षरों से मतलब हमारा जो साहित्य था वो किस तरह से आगे विकसित हुआ, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। आपकी ये वाली जो पुस्तक है ये भी किससे बनी है भाई? अक्षरों से बनी है। ये भी अक्षरों पर ही निर्भर है। यदि अक्षर नहीं बनते तो शब्द नहीं बनता, शब्द नहीं बनता तो वाक्य नहीं बनता, और वाक्य नहीं बनता तो वो कोई किसी भी तरह का कोई पैराग्राफ, कहानी, स्टोरी, कविता आप नहीं लिख सकते थे। तो उसके लिए सबसे पहले किसका होना जरूरी है भाई? अक्षर का। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि अक्षरों का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षरों का जो विकास हुआ, अक्षरों का जो आविष्कार हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना हम कोई कहानी, कविता, पाठ कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि हम अपने विचारों को भी हम बिना अक्षरों के व्यक्त नहीं कर सकते। हम अपनी फीलिंग्स को भी बिना अक्षरों के, वाक्यों के, शब्दों के नहीं रख सकते। तो इनका बहुत महत्व है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। ये किन की सहायता से छपते हैं भाई? अक्षरों की सहायता से छपते हैं। इन सब के मूल है अक्षर। मूल क्या होता है? जड़। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? अक्षरों से होती है, क्योंकि जब तक अक्षर नहीं छपेगा तो कोई शब्द नहीं बनेगा। शब्द नहीं बनेगा तो हम किसी चीज़ को समझेंगे कैसे? तो अखबार, न्यूज़पेपर, कॉपी, किताबें, पत्रिका, जो भी चीज़ें छपती हैं वो इनका मूल क्या होता है? अक्षर ही होते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होगा। यदि इंसान अक्षरों के बारे में नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होगा कि हम दुनिया के जितने भी तथ्य हैं उन सभी से अवगत नहीं हो पाते, उनको जान नहीं पाते, क्योंकि उन्हें समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है। वो क्या है? अक्षर, राइटिंग स्किल। जो हमारी राइटिंग स्किल है, हम कुछ लिखते हैं या लिखे हुए को पढ़ते हैं तभी हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो उन सब के लिए जरूरी क्या है भाई? अक्षरों का होना जरूरी है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है।
पुराने ज़माने के जो हमारे ओल्ड एज जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज शायद ईश्वर ने की है, तभी हम भाषा समझ लेते हैं, अपने विचार दूसरों तक व्यक्त कर सकते हैं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन तथ्य हैं उनके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि सबसे पहले कोई भाषा कहाँ डेवलप हुई, कहाँ विकसित हुई, फिर वो कैसे आगे बढ़ी और कहाँ कहाँ तक फैली, कौन कौन से अक्षरों का निर्माण हुआ, कौन सी लैंग्वेज कहाँ से बनी। ये सब चीज़ें अब हम किससे पढ़ सकते हैं? हमारी हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं, हमारे लिटरेचर से पढ़ सकते हैं। तो पहले के पूर्वज जो लोग थे वो क्या समझते थे कि अक्षरों का निर्माण शायद ईश्वर ने किया है, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम अपनी लैंग्वेज को विकसित करते, हम समझाने का तरीका खोजते गए कि हमें किसी व्यक्ति को कैसे समझाना है, अपनी बात को कैसे रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते गए भी, शब्द बनाते गए, अक्षर बनाते गए और उनसे हमारा वाक्य बनने लग गया। तो वो सब चीज़ें किसने की हैं? इंसान ने की है, ना कि भगवान ने। क्योंकि हम जैसे जैसे कोई एक शब्द बना, वो शब्द फिर धीरे धीरे विकसित होता गया, उसका मीनिंग निकलता गया, लोग उसे अंडरस्टैंड करते गए, समझते गए, और वो धीरे धीरे क्या हो गया? विकसित हो गया। इसी तरह से बहुत सारे अक्षर, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य मिल करके एक लैंग्वेज का निर्माण हो गया, एक भाषा बन गई। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों साल तक यहाँ मनुष्य जो था वो नहीं था, केवल क्या थे वे? जीव जंतु और वनस्पतियाँ ही थी, पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे। मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। पहले जो आदिमानव थे वो क्या करते थे? जंगलों में घूमते थे, कच्चा मांस वगैरह खा पी कर अपना पेट भरते थे। उनके पास कोई आज जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनके पास नहीं थी। तो आज से लगभग 10,000 साल पहले क्या था भाई? मनुष्य ने कोई गांव नहीं बसा रखा था, जंगलों में घूमते रहते थे, कच्चा मांस वगैरह खाते रहते थे, तो उनके कोई गांव नहीं होते थे। गांव बसाने कब से स्टार्ट किए? आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले। जैसे पशुओं, प्राग ऐतिहासिक, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। 10,000 वर्ष पहले के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आदमी ने, मतलब पहले वो कच्चा मांस खाता था, फिर उसने अग्नि का आविष्कार किया। तो उसने अग्नि का आविष्कार किया तो आग जलने से जो मांस था क्या वो था? भुन गया, और भुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो उसकी साइंस ने उसे मैसेज दिया कि यदि तुम इसे और भी अधिक भुन करके खाओगे इस कच्चे मांस को, तो ये और भी टेस्टी हो सकता है। तो उसके बाद उसने क्या किया? उसे भूनना स्टार्ट कर दिया, आग जला के उसे भूनता। फिर धीरे धीरे जैसे औजारों का आविष्कार होता गया तो उसे काटने छीलने लग गया। फिर धीरे धीरे इस तरह से उसने अपने आजीविका के जो साधन थे उनका विकास किया। और फिर आज हम इस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि हमने बहुत सारे संसाधनों को विकसित कर लिया है। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पहले क्या था भाई? अपने मन की बात को रखने के लिए, हम दूसरे को अपनी मन की बात कैसे समझाएं, उसके लिए मनुष्य ने कौन सा साधन अपनाया? चित्र बना के समझाते थे। क्योंकि उस समय अक्षर भाषा विकसित नहीं हुई थी, तो किसी दूसरे को समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए? तो फिर उन्होंने चित्र बना करके समझाया कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने जैसे जंगल में कोई शिकार मारा या कोई वनस्पति को देखा तो उनका उन्होंने क्या बना दिया? चित्र बना दिया, ताकि दूसरे लोग उसको देख करके कुछ समझ सकें। तो पहले मनुष्य ने अपना मैसेज दूसरे को समझाने के लिए क्या स्टार्ट किया भाई? चित्र बनाना स्टार्ट किया। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले चित्र संकेत आए, फिर भाव संकेत, यानी कि फेस
एक्सप्रेशन से हमारे अंदर जो भाव हैं वो हम एक्सप्रेशन से समझाने लगे। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपके जो भाव भंगिमा है वो गुस्से की अलग होती है, हंसी की अलग होती है, गुस्से की अलग होती है, रोने की अलग होती है। तो उससे जो क्या था, हमारी अंदर की फीलिंग्स जो थी वो हम एक दूसरे को क्या करने लगे, समझाने लगे। जैसे छोटे वृत्त के चमोर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचकर यह सूर्य का चित्र बन जाता था। अब उससे भाव भी क्या समझाने लगे कि जैसे हमने कोई चित्र बनाया, किसी ने चित्र बना दिया कि ये क्या है भाई, सूर्य है। दिस इज द साइन ऑफ सन। अब ये सूर्य का चित्र बना दिया कि ये क्या है, सूर्य है। अब सूर्य से क्या निकलती है, किरणें निकलती हैं। सूर्य से क्या निकलती है भाई, किरणें निकलती हैं। अब ये किरणें क्या करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, गर्मी उत्पन्न करती हैं। कि सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं उनसे क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो चित्रों के माध्यम से फिर क्या होने लगा, भाव प्रकट होने लगे कि सूर्य क्या करता है, किरणें छोड़ता है, किरणों से क्या उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो भाव क्या होते हैं, अंदर की, यानी कि किसी की अंदर कोई चीज समाई हुई हो, उस चीज को समझना ही क्या कहलाता है, भाव कहलाता है। तो सूर्य के अंदर क्या समाया हुआ है भाई, अग्नि समाई हुई है, गर्मी समाई हुई है, तेज प्रकाश समाया हुआ है। तो वो हमने कैसे रियलाइज किया, कैसे महसूस किया कि सूर्य से किरणें निकली, किरणें जो होती है वो गर्म होती है, और गर्मी से हमें क्या उत्पन्न होता है, गर्मी से हमें ऊष्मा, गर्मी उत्पन्न होती है। टेम्परेचर हमारा जो होता है वो इंक्रीज होता है। वो किसकी वजह से होता है, सनरेज की वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से होता है। तो फिर चित्रों के माध्यम से हमने क्या सीखा, पहले चित्र से ये समझाया कि ये क्या है, ये सूर्य है। जैसे चित्र बना करके इंडिकेशन दिया, इंडिकेट करके बताया कि ये सूर्य है, और सूर्य से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी होती है, और गर्मी से मनुष्य का क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें चित्रों के माध्यम से फिर भाव समझने लगे। द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। द्योतक होता है देने वाला, जैसे देने वाली रेखाएं सूर्य की, ये क्या है, कि सूर्य से किरणें निकली हुई हैं। अब ये क्या है, सूर्य की किरणें हैं। तो सूर्य क्या देता है, किरणें देता है। अब किरणों से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। तो ये जो ये आपकी लाइन है, ये क्या दर्शा रही है, क्या दिखा रही है कि सूर्य से किरणें निकलती हैं, और किरणें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, और उनसे हमारे तक क्या पहुंचती है, ऊष्मा, गर्मी पहुंचती है। तो उसके बाद क्या हुआ, बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। पहले तो क्या दिखाया कि चित्र कि ये गर्मी का द्योतक है, फिर यही चित्र क्या कि ये चित्र क्या है, ये सूर्य क्या है, ये गर्मी और ताप देने वाला है। कि आप किसी चीज को धूप में रखोगे तो वो आपको क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी। तो हमारे पास एक मैसेज क्या होगा कि सूर्य प्रत्येक चीज को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। इन चीजों से हम समझने लग गए। फिर तब जाकर के काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की है। पहले पहले इस तरह से मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक प्रकट करता रहा, चित्र बना करके या किसी भी तरीके से, और किसी इंडिकेट से वो समझाता रहा, और उसके बहुत दिनों बाद उसने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले में को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी कि मनुष्य को गांव बसाए हुए कितने साल हुए भाई, 10,000 साल हुए, और 4000 वर्ष तक मनुष्य के पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। वो अपने भावों को समझाने के लिए किसका प्रयोग करते थे भाई, चित्रों का प्रयोग करते थे, चित्र बनाते थे, और चित्रों की सहायता से वो उन्हें समझाते थे कि ये चीज इसका द्योतक है, इससे ये चीज ये प्राप्त होती है, मैंने ये देखा, मैंने ये किया। वो सारी चीजें किसके माध्यम से समझाया जाता था, चित्रों के माध्यम से समझाया जाता था। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा।
आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मनुष्य की हिस्ट्री कब से स्टार्ट होती है? जब उसके द्वारा हैंड रिटन कोई भी मटेरियल मिलता है कि उस मनुष्य ने उस समय ये काम किया था और वो उसकी राइटिंग में मिलता है, तब से उसका इतिहास माना जाता है। उससे पहले का कोई इतिहास लिखित में नहीं होता कि पहले क्या होता था, उसके एविडेंस हमारे पास नहीं होते। तो किसी भी जनरेशन का जो हिस्ट्री होती है, इतिहास जो होता है, वो कब से माना जाता है? जब से उसने लिखना स्टार्ट किया है तब से। उनके पहले के काल को क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब से मनुष्य ने लिखना स्टार्ट किया है उससे पहले की हिस्ट्री जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जब लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई उससे पहले का समय, यानी इतिहास के पहले का काल। अतः जब हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो हमें रिटन जो मटेरियल है वो नहीं मिलता, और रिटन मटेरियल हमें नहीं मिलता तो हमारे पास किसी भी चीज़ के साक्ष्य नहीं होते, सबूत नहीं होते, और हम ये नहीं जान पाते कि आज से 6000 वर्ष पहले क्या क्या चीज़ें होती थी। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए। इन सब के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी भी करने लगी है। वो किसकी सहायता से? वही अक्षरों की सहायता से। जैसे हमारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कोई थ्योरी बनाई, फिर उन्होंने लिखा, उनके प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े, फिर हमने प्रैक्टिकल किया और उनका रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। वो सारी चीज़ें किस बेस पे हमारी सक्सेस हुई भी? अक्षरों के बेस पे। यदि वो अपनी नॉलेज को अक्षरों के माध्यम से हमारे तक नहीं पहुंचाते, वो लिख के नहीं जाते। मान लीजिए कोई आदमी आज से 500 साल पहले हुआ, उसने कोई इन्वेंशन की, कोई खोज की, और उसने खोज करने के बावजूद जो कुछ लिखा नहीं, तो फिर वो मैसेज हमारे पास तक कैसे पहुंचता? तो यदि वो ये चीज़ें हमारे पास रिटर्न में नहीं भेजता, हमारे तक रिटर्न में नहीं आती, तो हम उनकी थ्योरी को कैसे जान पाते? तो ये सब किसकी वजह से हुआ भी? अक्षरों की वजह से ही हो पाया है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होती है भाई? लिखने का ढंग, यानी कि कोई भी अक्षर बना उसे लिखा कैसे जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों की क्या कहानी है, कैसे बनी, उनका महत्व क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह सब जानना जरूरी है। मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं। ये चित्र जो आपकी बुक में दिखाए गए हैं, ये कहाँ के हैं भाई? मध्य अमेरिका के ओजीबवा नामक स्थान पे जो आदिवासी लोग रहते थे उनके चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर जो क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को प्रकाश देता है। दाईं ओर से बाईं ओर तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कोवा और दवाखाने में आदमी, ये सारे चित्र जो हैं ये कहाँ के हैं भाई? अमेरिका के हैं। तो पहले जो था हमारे इतिहास से पहले क्या था कि अक्षरों का विकास जब तक नहीं हुआ था तो उससे पहले जो मैसेज थे वो कैसे जाते थे भाई? चित्रों की सहायता से जाते थे। हम चित्रों की सहायता से, मनुष्य जो था वो चित्रों की सहायता से अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के पास भेजता था।
तो अक्षरों का महत्व क्या है कि अक्षरों के महत्व से एक तो हमें प्राक इतिहास, जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें पता चला, और जो हमारे आइडियल पर्सन हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमारे लिए कोई थ्योरी बनाई, जिन्होंने हमारे लिए अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, वो बुक्स यदि अक्षर नहीं होते तो वो कैसे लिखते, वो नहीं लिखते तो हमारे पास उनकी जानकारी कैसे आती। तो इन सब तथ्यों को जानने के लिए अक्षरों की हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अक्षरों की सहायता से ही आज हम इतने विकसित हुए हैं। आप बुक्स पढ़ते हो, आपको समझाया जाता है, आप गूगल पे सर्च करते हो, यदि हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती तो कोई भी थ्योरी आपको कैसे समझाई जाती। कोई चीज़ रिटर्न मैटर जब तक आपके पास नहीं होता तो आप उसका प्रैक्टिकल भी कैसे कर पाते। हम देख के किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब पढ़ाई लिखाई हमारे सामने नहीं होती तो ये चीज़ें क्या होती, इम्पॉसिबल होती। इसलिए अक्षरों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, यही इस पाठ में दिखाया गया है। तो इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो भी शब्दार्थ आपको नहीं आता है वो मैंने पहले वाले वीडियो में डाल रखा है, आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार नजर के। पार नजर के इस चैप्टर की मैं आपको समरी बता देता हूँ। ये चैप्टर जो है ये किस पे लिखा गया है भाई, इस चैप्टर में मंगल ग्रह पे जीवन किस तरह का था, कैसे लोग रहते थे, जीवन संभव है या नहीं है, इस विषय में लिखा गया है। चैप्टर का नेम है पार नजर के। पार नजर के। पार नजर के पार्ट कौन सा है, ये 6। तो इस चैप्टर को एक कहानी के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक लड़का है छोटू, और उसके पापा जो है वो किसी जो एरोनॉटिक्स ऑफिस होता है उसमें काम करते हैं, और छोटू जो है वो एक दिन अपने पापा के पीछे पीछे जाकर के और ये देख लेता है कि उसके पापा कहाँ जाते हैं। तो एक दिन छोटू ने अपने पापा का पास चुराया और चुपके से पीछे से जहाँ से उसके पापा जाते थे उस रास्ते से वो वहाँ पे चला जाता है। और जैसे ही उसने पास को, जो आपका एंट्री गेट होता है उसमें एक पैनल बना हुआ होता है, जिसमें हम, जैसे आपने एटीएम में देखा होगा, तो एटीएम में जिस तरह से हम कार्ड डालते हैं और उससे हमारा जो कैश वगैरह निकल जाता है, या किसी भी हम विंडो को ओपन करते हैं तो वो कार्ड से खुल जाते हैं, इसी तरह से उस छोटू ने भी उस कार्ड का इस्तेमाल किया और वो सुरंगनुमा रास्ते पर जाकर के अंदर चला गया। जब वहाँ के पहरेदारों ने, गार्डों ने उसे देखा कि ये तो छोटा बच्चा गलती से आ गया है, और उन्होंने उसे पहचान लिया कि ये तो किसी कर्मचारी का बच्चा है, तो वो उसको वापस घर छोड़ आए। लेकिन छोटू के मन में तो एक जिज्ञासा थी कि मुझे तो ये चीज़ें देखनी हैं, तो वो एक दिन जिद करके अपने पापा के साथ वहाँ चला जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम अभी थोड़ा सा जानेंगे। वह सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की क्या थी, मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग के उस रास्ते पर। छोटू, कितनी बार तुम्हें कहा है कि वहाँ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं? छोटू की मम्मा ने उसे समझाया कि बेटा तुम्हें इतनी बार रोक रखा है कि तुम वहाँ मत जाया करो, फिर तुम वहाँ क्यों गए थे? तो छोटू ने कहा कि यदि तुम मुझे रोकते हो तो फिर पापा क्यों जाते हैं? इतना खतरनाक यदि वो रास्ता है तो फिर पापा क्यों जाते हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हो आप लोग? तो फिर उसकी मम्मा ने कहा कि पापा की तो ड्यूटी है, पापा तो अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, और पापा को तो वहाँ के लिए सुरक्षा मिली हुई है, वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, तो उन्हें कोई खतरा नहीं है, और तुम खतरे में हो, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए।
तो उसकी मम्मा ने उसे समझाया कि बेटा वहाँ पे कुछ चंद चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं जिन्हें परमिशन है, आम आदमी वहाँ पे नहीं जा सकते। अब क्या हुआ कि आज छुट्टी थी और छोटू के पापा आराम फरमा रहे थे। छोटू अचानक से नज़र बचा करके पापा का सिक्योरिटी पास लेकर के और वहाँ पे पहुँच जाता है। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया। एक जो मैंने अभी आपको बताया कि एटीएम की तरह से पैनल एक वो बना होता है, उसमें उसने कार्ड डाला और कार्ड के डालते ही दरवाजा जो था वो ओपन हो गया। और दरवाजा ओपन होते ही छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का उसे मौका मिल गया था। क्यों ऊपर की तरफ कहाँ जाता था भाई? क्योंकि छोटू का परिवार जिस कॉलोनी में रहता था वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बसी हुई थी और उसे जो सुरंगनुमा रास्ता था वो कहाँ जा रहा था? वहां से ऊपर की तरफ बाहर की ओर जा रहा था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। जैसे ही छोटू ने एंट्री करने के लिए वो कार्ड डाला, दरवाजा तो खुल गया, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी यंत्र लगे हुए थे उनकी जानकारी छोटू को नहीं थी। उन्होंने छोटू को देख लिया और तुरंत उसे वहीं पे पकड़ लिया गया। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। वहाँ पे जो निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे उन्होंने उनका फोटो खींच लिया और फिर उसे वहाँ पे डिलीवर कर दिया गया कि ये तो कोई छोटे कद का आदमी है, ये किसी दूसरे ग्रह से आया है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नियंत्रण केंद्र में उस तस्वीर को भेज दिया गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू को ये सारी बातें पता नहीं थी कि तुम्हारे साथ कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। उसकी मम्मा ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया क्योंकि वो काफ़ी देर से घर से गायब था। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू की मम्मा को इतना गुस्सा आ रखा था कि उसके पापा ने उसे छुड़वाया, नहीं तो उसकी मम्मा उसे बहुत ज़्यादा पीटती, डांटती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल उचित था। लाजमी क्या होता है? उचित होता है। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस लेता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने को बचा लेता हूँ। पापा ने बताया कि वहाँ जाने के लिए मुझे एक खास किस्म का स्पेस सूट मिलता है जो मेरी प्रोटेक्शन करता है। खास किस्म के शूज जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण क्या होता है भाई? ट्रेनिंग देना। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग जमीन के ही ऊपर रहते थे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। अब उसके पापा ने बताया कि एक समय था कि पहले लोग, जैसे हम जमीन के ऊपर जो लोग रहते हैं ऐसे ही हमारे लोग भी जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन अचानक से सूर्य के अंदर परिवर्तन, सूर्य की गर्मी से जो क्लाइमेट था उसमें परिवर्तन आया। बहुत अधिक गर्मी होने लगी जिससे हमारी जनरेशन जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? मरने लगी। अब उससे बचने के लिए, उस टेम्परेचर से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक उपाय सोचा कि हमें
इस गर्मी से बचने के लिए हमें अपने घर कहाँ बनाने चाहिए, अंडरग्राउंड बनाने चाहिए, जमीन के नीचे बनाने चाहिए, ताकि सूर्य की गर्मी वहाँ तक बहुत कम पहुँच सके, ताकि हम इस टेम्परेचर से बच सकें। इसलिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने घर जमीन के अंदर जा कर के बना लिए। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम मतलब किसी भी चीज का सामना न करने योग्य, मतलब वो अपने आप को क्या समझने लगे भाई, अयोग्य समझने लगे कि अब हम इन चीजों का सामना नहीं कर सकते। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर अपने जमीन के नीचे उन्होंने अपने घर बना लिए। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी ड्यूटी वहाँ पे उन्हीं यंत्रों का ध्यान रखने के लिए लगाई गई है, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी सुरक्षा के लिए लगाए थे। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा क्या होती है भाई, इच्छा। बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। अब वहाँ पे स्टाफ की ड्यूटी चेंज होती थी, तो वो जो पैनल जो ड्यूटी छोड़ के जाता है, वो अपने अगले कर्मी को, अगला जो कर्मचारी होता है, उसे पूरे दिन की जो क्रियाकलाप होती है उसके बारे में समझा के जाता है। तो फिर जो पहले जो ड्यूटी का कर्मचारी था, उसने छोटू के पापा को बताया कि आज का कुछ मौसम बदला हुआ है, आज स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो जो पहला कर्मचारी था, उसने यांत्रिक यान के बारे में छोटू के पापा को बताया कि ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये कोई तारा नहीं है, ये कोई यांत्रिक यान है जो हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। तो तुम्हें इसकी ओर ध्यान रखना है। हो सकता है ये हमारे किसी शत्रु ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ा हो। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पापा ने अपने आइडिया से बताया कि अंतरिक्ष यान तो नहीं लगता, संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अस्तित्व मतलब पहचान। कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कैसे कर चुका होगा? इन सब बातों के बारे में छोटू के पापा सोचने लगे कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके, इतनी प्रगति किस ग्रह के लोगों ने कर ली होगी। मगर अब हमारे लिए यह असंभव है, उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो यह संभव हो सकेगा। अब छोटू के पापा मन ही मन सोच रहे हैं कि इसे पास से देखकर ही ये पता चल सकता है कि कौन से ग्रह से ये आया है, उन्होंने इतना विकास कैसे कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें तो हम इसे देखकर ही बता सकते हैं, और देखेंगे कब? जब ये हमारी तरफ आएगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन क्या होता है भी? देखना। अब वो जो अंतरिक्ष यान था, उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ क्या होता है कि उस यंत्र का ही हाथ, यंत्र में जो बना हुआ हाथ बनाया हुआ था,
वो हाथ बाहर निकला। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं, जो भी मुखिया स्पीच देते हैं, वो दिन भर की बुलेटिन जो होती हैं, न्यूज़ जो होती हैं, समाचार जो होते हैं, वो उनके पास अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी ड्यूटी होती है कंट्रोल रूम वालों की, वो सारी इन्फॉर्मेशन दिन भर की गवर्नमेंट के पास सेंड करते हैं, जाती हैं। तो जो स्पीकर होता है वो सारे क्रियाकलाप दिन भर की बताता है। तो वहाँ का जो मुखिया है वो अपने लोगों को सारी जानकारियाँ देता रहता है। वो अपने स्पीच में बताता है कि 2 मंगलयान 2 अंतरिक्ष यान है जो हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तो सभी को सचेत हो जाना चाहिए ताकि वो संकट हमारे लिए खतरा भी बन सकते हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द होता है भाई चारों ओर। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, उसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? उन्होंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो थे वो वैज्ञानिक या अपने कंट्रोलर जो बना रखे थे उनसे उसने पूछा कि तुम्हारी क्या राय है, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। अब जो नंबर 1 वैज्ञानिक था उसने कहा कि इसे यदि जलाना हो तो इतनी पावर हमारे पास है कि हम इसे जला सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। उसने कहा कि यदि हम इसे जला देंगे तो इससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी और इसे अंतरिक्ष यान को बिना बेकार किए जमीन पर उतारने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह का कोई जीव इनमें सवार नहीं है, यानी कि इनको कोई आदमी नहीं चला रहा है, इसमें केवल मशीनें लगाई गई हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन ही करते रहना चाहिए। दूसरे ने कहा कि यदि हम इन्हें ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो फिर दूसरे ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पर भी आदमी रहते हैं। उन्होंने इसे नष्ट किया है, तो हमारी जो गुप्त पहचान है वो सबके सामने आ जाएगी। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। अस्तित्व क्या होता है? पहचान। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो सके कि जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। तो उसने कहा कि यहाँ की कोई भी सूचना इस यान को नहीं पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे लोग रहते भी हैं। अब वो तो इसी गलतफहमी में रहे कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ की जो ज़मीन है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यही मैसेज लेकर के ये वापस चले जाएं। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ पे किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा होता है वो फ़ोन का रिसीवर। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। छोटू के पापा उसे अपने ऑफिस ले गए और वहाँ की चीज़ों को देख करके वो एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि पापा यहाँ तो बहुत अजीब लग रहा है,
अब क्या होगा अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उसके पापा ने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो दूर से ही उसे देखने की वो क्या करेगा, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वह आने पर ही हम अगला कदम उठा पाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल क्या होता है भाई? एक पैनल बना हुआ होता है इस तरह का, जिस पर बहुत सारे, जैसे आपका कीबोर्ड होता है, इस तरह के कई सारे बटन लगे होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? कंसोल बोर्ड होता है जिस पे बहुत सारे बटन लगे होते हैं। तो उसके पापा ने उसे वो दिखाया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर बहुत सारे बटन लगे थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर उसमें से मिट्टी उकेरना चाहता था। उकेरना क्या होता है? खोद करके निकालना। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देखते रहे, सिवा एक के। और वो एक कौन था भाई? छोटू, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था? कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की उसकी इच्छा हो रही थी और वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने क्लिक से रेड कलर का बटन दबा दिया। और जैसे ही उसने बटन दबाया तो खतरे की घंटी बजी और जो यान का जो हाथ था वो भी वहीं पर रुक गया। और सहसा खतरे की घंटी बजी, सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को एक तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया, एक चाटा लगा दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला करके रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। उसका अंतरिक्ष यान का जो हाथ अपनी जो कार्रवाई कर रहा था, उसकी जो एक्टिविटी थी वो अब रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। दुरुस्त मतलब ठीक करने के। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के टेक्नीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उत्सुक मतलब जानने के इच्छुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, क्या जीव वहाँ पे रहते हैं, जीवों का निर्माण वहाँ हो सकता है। इस रहस्य के बारे में हम नासा के लोग जानना चाहते थे या पृथ्वी के लोग जानना चाहते थे। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। आज भी इस रहस्य के बारे में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वहाँ पे लोग रहते हैं या नहीं। तो ये था आपका चैप्टर पार नजर के। तो इस चैप्टर को भी आपको रिवाइज करना है, इसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चैप्टर को आपको ढंग से रीड आउट करना है और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको करनी है। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स के साथ मिलते हैं।